आपके अणुव्रत बाल भारती के ऑनलाइन क्लासेस में देखिए जो राजनीति विज्ञान का तीसरा पार्ट चल रहा था, संघात्मक व्यवस्था के आधारभूत तत्व थे, उसमें मैंने आपको पीछे 6 पॉइंट है वो पढ़ा दिए थे। उसके बाद आगे जो नेक्स्ट आपके 6 पॉइंट बच जाते हैं वो हम पढ़ते हैं। उसमें एकात्मकता के लक्षण हैं, 6 पॉइंट आपको पढ़ाए थे। उसके बाद आज आपके जैसे 7वां पॉइंट है एकल नागरिकता। भारत में आप कहीं भी किसी भी राज्य में चले जाएं, ऐसा तो नहीं है कि आपको राज्य विशेष के अनुसार किसी प्रकार की नागरिकता या विशेषाधिकार है वो प्रदान किए गए हैं। अमेरिका और स्विट्ज़रलैंड में नागरिकों को संघ की तरफ से और राज्य की तरफ से अलग अलग नागरिकता प्रदान है। कुछ विशेषाधिकार है वो केंद्र की तरफ से और कुछ राज्यों की तरफ से भी प्रदान किए गए हैं। लेकिन भारत में इस प्रकार की कोई व्यवस्था नहीं है। भारत में सभी राज्यों के चाहे कोई भी नागरिक है, चाहे कोई व्यवसायी है, उन सबको एक समान हम भारतीय हैं नागरिकता प्रदान की गई है। राज्य विशेष के आधार पर अलग नागरिकता का प्रावधान भारतीय संविधान में नहीं है। तो ये एक प्रकार से एकात्मकता का ही लक्षण है जिससे एक रूपता प्रतीत होती है। इसका एक कारण भी है क्योंकि देखिए भारत में विभिन्न संप्रदायों के धर्म के लोग निवास करते हैं। अगर उनको उनके अनुसार ऐसा कोई राज्य विशेष के अनुसार प्रदान किया जाए दर्जा, तो एक राज्य में ऐसा तो नहीं है कि सारे बौद्ध धर्म के लोग रह रहे हैं, या एक राज्य में ऐसे नहीं है कि हिंदू धर्म के लोग रह रहे हैं, एक राज्य में इस्लाम धर्म के लोग नहीं रहते। सब राज्यों में सभी जाति विशेष के, सभी धर्म विशेष के लोग निवास करते हैं। लेकिन हमारी खास विशेषता ये है कि जो नागरिकता है, हम भारतीय हैं, वो पूरे संविधान में सभी राज्यों के लिए, सभी भारतीयों के लिए एक ही है। नेक्स्ट है आपके प्रारंभिक बातों में एक रूपता। इसमें देखिए जो आपके दीवानी और फौजदारी मामले होते हैं उसमें सब राज्यों में एक समान है। वो सब राज्यों में वो सारे के सारे मामले हैं। दीवानी और फौजदारियों के लिए एक प्रकार की नियम है वो निर्धारित की गई है। भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग है, अलग अलग निर्वाचन आयोग है वो नहीं है। जब इलेक्शन होते हैं तो संपूर्ण भारत के लिए एक ही चुनाव आयोग है वो निर्धारित किया गया है। राज्य स्तरों पर अलग अलग चुनावों के अनुसार, इलेक्शन के अनुसार वहाँ की व्यवस्था है वो निर्धारित की जाती है, लेकिन इसका पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के हाथों में होता है। उसके अलावा लोक सेवाओं की नियुक्तियाँ हैं वो राज्य और केंद्र के लिए अलग अलग नहीं है। उनके पदाधिकारियों की नियुक्तियाँ हैं वो केंद्र सरकार द्वारा ही की जाती है। हालांकि वो प्रतिनिधित्व राज्यों का करते हैं, उच्चाधिकारी राज्यों के होते हैं, लेकिन उनकी नियुक्ति है वो केंद्र सरकार द्वारा की जाती है। उसके बाद है एकल संगठित न्याय व्यवस्था। आप देखते हैं कि छोटे स्तर पर लोक अदालतें, जिला स्तर पर न्यायालय, उसके बाद में राज्य स्तर पर उच्च न्यायालय का आपके कोई भी विवादों का समाधान करने के लिए हम न्यायालय की शरण ले सकते हैं। लेकिन जब हमें राज्यों से जो भी न्यायालय है उनसे अगर हम संतुष्ट नहीं हैं, उनके जो भी निर्णय हैं उसके विरुद्ध अगर हम अपील करना चाहें तो भारत में एक ही न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय है। तो वहाँ पर हम अपने राज्यों से उच्च न्यायालय से असंतुष्ट निर्णयों के विरुद्ध अपील है वो सर्वोच्च न्यायालय में कर सकते हैं। तो एक प्रकार से पूरे भारत के लिए, चाहे वो किसी भी राज्य से संबंधित विवाद हो, चाहे गुजरात है, महाराष्ट्र है, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, असम, बिहार, बंगाल, कोई भी राज्य है, उससे संबंधित किसी भी विवाद के लिए अपील भारत का एक ही न्यायालय है वो उच्चतम न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय माना गया है। हाँ, उस न्यायालय के निर्णयों के विरुद्ध आप उसका जो निर्णय है वो लास्ट निर्णय होता है, वो फाइनल निर्णय होता है। उस निर्णय के विरुद्ध फिर भारत में और कोई ऐसा न्यायालय नहीं है जहाँ पर आप उसके विरुद्ध अपील कर सकते हैं। तो एक प्रकार से भारत में एक जैसी संगठित न्याय व्यवस्था की स्थापना की गई है। राज्यों के स्तर तक न्यायालय सीमित किए जाते हैं, जिला स्तर तक लोक अदालतें, फास्ट ट्रैक अदालतें ये इसलिए की जाती है क्योंकि अगर सारे ही मामले सर्वोच्च न्यायालय में जाने लगे तो फिर उनका समाधान कब होगा इसका कोई समय निर्धारण नहीं होता है। तो अलग अलग राज्य स्तर पर, अलग अलग जिला स्तर पर, तहसील स्तर पर विवादों का समाधान है वो किया जाता है। तो लेकिन फिर भी अगर कोई व्यक्ति असंतुष्ट है तो उस भारत में एक न्यायालय है जहाँ पर सभी राज्यों को समान प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। उसके बाद आपके नेक्स्ट है राज्यों को पृथक होने का अधिकार नहीं है। भारतीय संविधान में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है कि राज्य स्वयं ही अपनी शासन व्यवस्था चलाने के लिए अलग से पृथक हो जाए और अपनी शासन व्यवस्था स्वयं खुद ही चलाने लग जाए, ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। तो
राज्य है वो किसी भी प्रकार से केंद्र सरकार से पृथक नहीं हो सकते हैं। जब पृथक नहीं होंगे तो एकता अपने आप बनी रहेगी, जब पृथक होंगे या अलग होंगे तो एक अखंडता नहीं बनी रहेगी। तो राज्यों को पृथक होने का किसी प्रकार का कोई अधिकार है वो भारतीय संविधान में नहीं दिया गया है। अगर हम सीमाओं के परिवर्तन की बात करें, जैसे आप देखिए कि 2000 के बाद 96 के बाद में बहुत से राज्यों का जो अलग अलग जैसे बड़े राज्य हो गए थे तो उनको अलग करके एक नए राज्य की स्थापना है वो की गई थी। राज्य की सीमाओं में परिवर्तन, समय समय पर राज्य की सीमाओं में परिवर्तन किया जाता है तो उसके लिए राज्य के विधानमंडलों की अनिवार्य सहमति जरूरी नहीं होती है, उनकी विचार विमर्श उनसे सहमति मांगी जाती है, लेकिन उन्हीं की विधानमंडलों की सहमति अनिवार्य नहीं होती है। ये संसद की साधारण बहुमत से किसी भी राज्य की सीमाओं में परिवर्तन या अगर कोई पृथक राज्य का निर्माण करना है तो अलग अलग राज्यों का निर्माण और सीमाओं में परिवर्तन है वो केंद्र सरकार संसद के साधारण बहुमत से कर सकती है। राज्यों को विशेषाधिकार प्राप्त नहीं है कि वो स्वयं में अपना कोई बड़ा क्षेत्र है तो उसके लिए एक अलग राज्य बना ले, उसके लिए अलग कानून निर्धारित कर दे या अपनी सीमाओं को बढ़ा ले या कम कर ले। ये पूरा अधिकार है वो केंद्र सरकार के पास में। तो इसका मतलब यह है कि पूरा तरीके से नियंत्रण है वो राज्यों का, 28 राज्य हैं उनके पूरा नियंत्रण केंद्र सरकार के पास में होता है। स्वयं केवल शासन व्यवस्था संचालित करने के लिए, पुलिस व्यवस्था, न्याय व्यवस्था संचालित करने के लिए, प्रशासन सुचारू रूप से चलता रहे, ऐसी व्यवस्थाएं दी गई है, लेकिन वो कुछ मामलों में उन्हें विशेषाधिकार प्रदान नहीं किए गए हैं। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके लोक सेवाओं का विभाजन नहीं किया गया है। भारत में जैसे अन्य देशों में केंद्र और राज्यों के लिए पृथक लोक सेवाओं का विभाजन किया गया है, लेकिन भारत में लोक सेवाओं का विभाजन है वो नहीं किया गया है। अगर केंद्र सरकार से कोई भी लोक सेवा से संबंधित विज्ञप्ति या कोई भी वैकेंसी आती है तो आप देखिए केंद्र द्वारा प्रत्येक किसी भी राज्य में व्यक्ति को नियुक्ति प्रदान की जाती है और वो वहाँ सर्विस करता है। राज्य विशेष के आधार पर उन्हें अलग से वहाँ के विधानमंडलों द्वारा, वहाँ के लोक सेवाओं द्वारा जो अलग से विज्ञप्तियाँ निकाली जाती है या नियुक्तियाँ प्रदान की जाती है वो अलग प्रावधान है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ऐसा कोई कुछ नहीं है कि लोक सेवाओं के लिए राज्यों को विशेष प्रतिनिधित्व है और केंद्र को अलग प्रतिनिधित्व है, वो फिर केंद्र को ही पूरा प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया है। अब ये आपके 12 पॉइंट हमने पढ़े हैं जो कि भारतीय संविधान में भारत की संघात्मक व्यवस्था के एकात्मक लक्षण को बताते हैं। उसके अलावा अब इसका अगर हम वर्णन और आलोचनात्मक विवरण अगर हम करें तो देखिए इसमें कोई दो राय नहीं है कि भारत में कुछ जो विशेषाधिकार प्रदान किए गए हैं वो राज्यों के लिए अलग है, लेकिन नियंत्रण पूरी तरीके से केंद्र सरकार के हाथों में होता है। ऐसी व्यवस्थाओं का संचालन इसलिए किया जाता है क्योंकि जिन देशों में अनेक धर्मों के लोग रहते हैं उनमें एक जैसी समानता की भावना, स्वतंत्रता की भावना, उसे एक समान विशेषाधिकार प्रदान किए जाएं तो उस देश की एकता और अखंडता है वो सुनिश्चित बनी रहती है। और अगर राज्यों को उनकी सीमाओं से संबंधित, न्यायालय से संबंधित और उनको विशेष अधिकार प्रदान किए जाएं तो फिर एक देश एक होते हुए भी अलग अलग टुकड़ों में बढ़ जाता है। तो भारत की संघात्मक व्यवस्था के आधारभूत तत्वों के बाद में जो भारत के संघात्मक व्यवस्था में एकात्मकता का लक्षण संघ है। भारत में 28 राज्य हैं, लेकिन भारत में एक जैसी शासन व्यवस्था है, वो सभी राज्यों के लिए समान है। कुल मिलाकर पूरा भारत है वो एक है, कोई राज्य विशेष के हिसाब से कोई भाग है वो अलग नहीं है। तो ये आज आपके जो तीसरा पार्ट था संघात्मक व्यवस्था के आधारभूत तत्व हैं वो हमने डिटेल से पढ़े और एकात्मकता के लक्षण हैं वो डिटेल से पढ़े। उसके बाद आपके पॉलिटिकल में चौथा पार्ट शुरू होगा, आप साथ साथ में पढ़ें। चौथा पार्ट नेक्स्ट क्लास में करेंगे।